प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक अपन लोग अध्याय 2 के 3 भाग देख चुके हैं। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ये तीनों भाग जो थे ये मात्रक तथा मापन से संबंधित थे। अब चौथे भाग में हम लोग बात करेंगे हमारे मापन की शुद्धता से संबंधित। तो इसमें हमें किन किन बातों पर चर्चा करनी है, आइए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। उसके बाद बात होगी कि मापन में कौन कौन सी त्रुटियां पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि त्रुटियों का व्यतिकरण यानी कि प्रकटीकरण कैसे प्रकट करते हैं। फिर उसके बाद में गणितीय संक्रियाओं के परिणाम में त्रुटियां, और अगली बात होगी सार्थक अंक, और उसके आगे बात होगी अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। तो इन बातों पर हमें चर्चा करनी है, तो आइए अपनी बात को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यथार्थता एवं परिशुद्धता की परिभाषा देख लेते हैं। यथार्थता की परिभाषा होती है कि मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। सीधा सीधा हम जो ज्ञात करते हैं, हम जो मापते हैं, वो मापित मान होता है और वो वास्तविक मान के कितना निकट है। जितना निकट होगा यथार्थता उतनी ज्यादा होगी। तो ये यथार्थता की परिभाषा हुई। और परिशुद्धता किसे कहेंगे? मापी गई भौतिक राशि को जिस सीमा तक शुद्धता के साथ मापा गया है उसे उसकी परिशुद्धता कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि हो जिसको हम मापते हैं, तो हम जिस सीमा तक उसको शुद्धता से माप लेते हैं, ये परिशुद्धता कहलाती है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं कि जैसे हमने अपने बॉल पेन की लंबाई को मापा, और जो कंपास में स्केल होती है सेंटीमीटर स्केल, उसकी सहायता से मापा। तो कंपास की स्केल में हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर तक हम माप सकते हैं, उससे छोटा मापन नहीं कर सकते। तो हमें ज्ञात हुआ कि हमारा बॉल पेन जो है वो 7.4 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक माप हमारे पास में आ गई 7.4 सेंटीमीटर। अब हमने वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया और वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से उसी बॉल पेन को मापा। तो वर्नियर कैलिपर चूंकि मिलीमीटर के 10वें भाग को भी माप लेता है, तो उसने मापन करके बताया कि हमारा जो माप आ रहा है वो 7.43 सेंटीमीटर आ रहा है। अब स्केल बताती है 7.4 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर्स बताता है 7.43 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि भाई वर्नियर कैलिपर्स की शुद्धता ज्यादा है, क्योंकि वो दशमलव के 2 अंकों तक शुद्धता से बता सकता है। तो ये परिशुद्धता कहलाएगी। अब अपन बात करते हैं कि मापन में त्रुटियां क्या होती हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। इन दोनों मानों का अंतर, वास्तविक मान और मापित मान, इन दोनों में क्या अंतर है, ये मापन की त्रुटि कहलाती है। मापन में त्रुटियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 भागों में हम बांट सकते हैं। कुछ त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं और कुछ त्रुटियां यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। तो आइए अपन क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं। वे त्रुटियां जो एक ही दिशा में अपना प्रभाव रखती हैं। एक ही दिशा से तात्पर्य है कि या तो वो धनात्मक प्रकृति की होती हैं या फिर ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। आने वाली त्रुटि या तो धनात्मक त्रुटि होगी, यदि कि वास्तविक मान से ज्यादा मान आएगा, या फिर ऋणात्मक त्रुटि होगी, यानी कि वास्तविक मान से हमेशा कम मान आएगा। तो इस प्रकार की त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। फिर क्रमबद्ध त्रुटियों को अपन और आगे वर्गीकृत कर सकते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार से हैं। यांत्रिक त्रुटियां हैं। अब यंत्र की बनावट में ही त्रुटि है तो फिर वो त्रुटि आएगी, उसका कुछ नहीं कर सकते। व्यक्तिगत त्रुटि है, यदि कोई व्यक्ति जो मापन करता है वही त्रुटिपूर्ण तरीके से मापन करता है तो व्यक्तिगत त्रुटि आएगी। बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां, कई भौतिक राशियां ऐसी होती है जिन पर बाह्य कारक प्रभाव डालते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाली त्रुटियां बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां कहलाती हैं। और अपूर्णता त्रुटि, तो ये कुछ त्रुटियां हैं जो क्रमबद्ध त्रुटियों की श्रेणी में आती हैं। दूसरा हमने वर्गीकरण किया था यादृच्छिक त्रुटि। अब यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो रैंडम कहते हैं। रैंडम मतलब अनियमित। तो मापन में अनियमित रूप से आने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। पता नहीं क्यों आ गई, पर आ जरूर गई। वास्तविक मान से हमने मापा, हमने कितनी भी सावधानी रखी, पर फिर भी हमारा मान उसके निकट आया, वो नहीं आया, तो मतलब त्रुटि है। अब कौन सी त्रुटि है?
तो बोले क्या पता, ये तो यांत्रिक भी हमारा सही है, हमने ध्यान रख के पूरा काम किया, बाह्य कारक का प्रभाव भी नहीं पड़ने दिया, तो इस प्रकार से हमें पता ही नहीं चला कि पर मान बार बार अलग आ रहा है। जैसे उदाहरण ले लें अपन कि किसी एक ही घटना को बार बार प्रेक्षण लेने पर भिन्न भिन्न प्रेक्षणों के मान प्राप्त होते हैं। अब एक ही चीज को हम अगर बार बार मापें और हर बार हमें अलग अलग मान प्राप्त हो, तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटियों को दो भागों में बांटा, एक क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। अब बात करते हैं अपन त्रुटियों के प्रकटीकरण पर या व्यक्तीकरण पर, यानी कि व्यक्त करना, उनको दर्शाना। अब त्रुटि तो है, अब आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी मापन ऐसा नहीं होता जो त्रुटि रहित हो, क्योंकि एक सीमा के बाद में तो फिर त्रुटि आई जाएगी। आप दशमलव के 2 अंकों तक शुद्धता से निकाल लेते हैं तो तीसरे अंक पर क्या गारंटी कि 0 ही आएगा, 3 अंक निकाल लिया तो चौथे अंक पर, इस प्रकार से सीमा बढ़ती जाएंगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम एक सीमा तक ही हमारा मापन शुद्धता पूर्वक कर सकते हैं, उसके बाद में सभी प्रयास करने के बावजूद भी मापन में सूक्ष्म से सूक्ष्म त्रुटि की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब त्रुटि है तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर लें कि कितनी संभावित त्रुटि इसमें हो सकती है, तो उसको कहते हैं व्यक्तीकरण या प्रकटीकरण। तो एक तो हम त्रुटियों को बताते हैं, दर्शाते हैं निरपेक्ष त्रुटि के रूप में कि त्रुटियां निरपेक्ष त्रुटि है। निरपेक्ष त्रुटि मतलब यदि आपका मापन है 10 सेंटीमीटर का और वास्तव में उसकी लंबाई 10.2 सेंटीमीटर है, तो त्रुटि कितनी हो गई, 0.2 सेंटीमीटर की त्रुटि हो गई। इस त्रुटि को निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। सबसे साधारण बात, वास्तविक मान में से मापित मान को माइनस कर दो, निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। अब क्या होता है कि जब हम प्रयोग करते हैं तो हम एक प्रेक्षण नहीं लेते हैं, कई सारे प्रेक्षण लेते हैं एक ही घटना के। तो माना कि हमने एक प्रयोग किया जिसमें n प्रेक्षण लिए, पहला मान आया था A1, दूसरा आया A2, तीसरा आया A3 और nवां मान आया AN। अब हमें ज्ञात करना है कि इन प्रेक्षणों से जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें कितनी त्रुटि है। तो एक काम करते हैं कि हम इन सबको जोड़ के और औसत मान निकाल लेते हैं। तो जब औसत मान निकालेंगे तो वो वास्तविक मान होगा। अब देखिए, हम बार बार बात करते हैं कि वास्तविक मान पर वास्तविक मान का क्या मतलब। वास्तविक मान औसत मान से बहुत सन्निकट होता है, इसलिए हम साधारणतः औसत मान को वास्तविक मान लेते हैं। तो माना कि औसत मान कितना है, AM है, मीन तो A1 प्लस A2 प्लस 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 AN बटे N, ये वास्तविक मान माना जा सकता है। तो पहले प्रेक्षण में कितनी निरपेक्ष त्रुटि है, तो पहला प्रेक्षण कहता है कि मान A1 है, वास्तविक मान AM है, तो AM में से A1 को माइनस करो, पता चल जाएगा कितनी त्रुटि है। अब त्रुटि दो प्रकार से होती हैं, या तो धनात्मक प्रकृति की होती हैं या फिर ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। हम एक काम करते हैं कि मोड लगा देते हैं ताकि चिन्ह का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। त्रुटि मतलब त्रुटि, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई पहले मान में इतनी त्रुटि थी, दूसरे मान में इतनी त्रुटि, इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए तो nवें मान में इतनी त्रुटि आ रही है। तो सभी मानों की हमने त्रुटियों की पृथक पृथक गणना कर ली और मोड लगा दिया, तो धन और ऋण के चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहा। इन सभी का जब हम माध्य ले लेंगे तो प्राप्त हो जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और उसको प्रकट कैसे करते हैं, डेल A बार से प्रकट करते हैं। तो ये डेल A बार क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। और इसको ज्ञात कैसे करेंगे, सभी मानों में उपलब्ध त्रुटियों के औसत मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। तो इस सूत्र की सहायता से इसे ज्ञात किया जा सकता है। अब आइए अपन लोग बात कर लेते हैं आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के ऊपर। तो जो दूसरी प्रकार की त्रुटि है वो है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक मतलब अनुपात में निकालना। मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अभी अपन ने निरपेक्ष त्रुटि निकाली, अभी अपन ने माध्य मान भी निकाला। इसके पहले वाले में आप देखोगे तो निरपेक्ष त्रुटि भी है और माध्य मान भी। ये माध्य मान आ गया हमारा और ये निरपेक्ष त्रुटि आ गई। तो यदि हम इस त्रुटि को इससे भाग दे दें, ध्यान दो, निरपेक्ष त्रुटि को माध्य से भाग दे दें तो जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी, आपेक्षिक त्रुटि कहलाएगी। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य मान, तो ये त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि कहलाएंगी। तीसरा प्रतिशत त्रुटि। अब यदि आपेक्षिक त्रुटि को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 का गुणा कर दो, तो प्रति 100 पर इतनी त्रुटि आ रही है, तो ये प्रतिशत त्रुटि कहलाएंगी। तो प्रतिशत में प्रकट आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी त्रुटियों का प्रकटीकरण या व्यक्तीकरण, व्यक्त कैसे करना उनको वाली बात हो गई।
अब अपन बात कर लेते हैं कि त्रुटियों का गणितीय क्रियाओं में किस प्रकार से हमें परिणाम में प्रकट होती हैं। जब हम दो भौतिक राशियां जिनमें त्रुटियां हैं उनको जोड़ेंगे तो परिणाम में कितनी त्रुटि आएगी, हम उनको घटाएंगे तो परिणाम में कितनी त्रुटि आएगी, गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, भाग करेंगे तो कितनी आएगी, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा सीधे सीधे परिणाम प्राप्त नहीं होते, हमें कई बार गणितीय क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उसके बाद में गणनाओं से फिर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो प्रेक्षण हम लेते हैं, उसके बाद में गणनाएं करते हैं। तो प्रेक्षण में त्रुटि है तो गणनाओं में भी त्रुटि है, गणनाओं में त्रुटि है तो परिणाम में त्रुटि आएंगी। तो इस प्रकार से परिणाम में कितनी त्रुटि है अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हम जो हमारा रिजल्ट है उसको अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि योग संक्रियाओं में त्रुटियां किस प्रकार से भाग लेती हैं। तो माना कि a और b दो भौतिक राशियां हैं, अपन जब इनको मापते हैं तो इनके मान प्राप्त होते हैं a1 तथा b1। a1 क्या है, तो a1 बराबर है a प्लस माइनस डेल a। वास्तविक मान a है, मापित मान a1 है, तो a1 और a का संबंध है a1 बराबर a प्लस माइनस डेल a, यानी कि डेल a त्रुटि हो गई। इसी प्रकार से b की अगर बात करें तो b1 बराबर b प्लस माइनस डेल b, यानी कि डेल b त्रुटि हो गई। तो a के अंदर कितनी त्रुटि है, a में डेल a त्रुटि है और b में कितनी त्रुटि है, डेल b त्रुटि है। अब हमें इन दोनों का जोड़ लगाना है, इनका योग करना है। तो योग संक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक मान z प्राप्त होना चाहिए, z बराबर a प्लस b, पर प्राप्त क्या हो रहा है, z1। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो मान a1 और b1 है, तो z1 बराबर क्या है, a1 प्लस b1। अब आप देखो कि इस z1 में कितनी त्रुटि आ गई, वास्तविक मान तो z है और मान प्राप्त हो गया z1, तो कितनी त्रुटि आ गई, तो हम इसका एक संबंध लिख लेते हैं कि z1 बराबर z प्लस माइनस डेल z है। तो माना कि त्रुटि कितनी आ गई, डेल z की त्रुटि आ गई। अब हमें मालूम होना चाहिए कि डेल z का मान कितना। तो एक काम करते हैं, a1 b1 और z1 का मान उठा के इसमें रख देते हैं। रख दिया तो देखो z1 की जगह पर हमने ये रखा, a1 की जगह पर ये रखा और b1 की जगह पर ये रखा, तो हमारी समीकरण इस प्रकार से बन गई। अब इस समीकरण को थोड़ा सा जमा लेते हैं। जमा लिया यानी कि z प्लस माइनस डेल z तो ऐसा ही रहने दो, और यहाँ a और b को इकट्ठा कर दिया तो a प्लस b हो गया। उसके बाद क्या बचा, डेल a और प्लस माइनस डेल b, ये बच गया हमारा। तो a प्लस b z के बराबर है, तो इसको हम काट सकते हैं, ये काट दिया हमने। तो डेल z बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। यहाँ पर ये प्लस माइनस चिन्ह क्यों लगा रखे हैं, ये आपका एक प्रश्न हो सकता है। तो बताऊं आपको मैं कि हो सकता है कि डेल a का मान धनात्मक आए, हो सकता है कि डेल b का मान धनात्मक आए, इनमें कोई धनात्मक या कोई ऋणात्मक हो सकता है। तो यदि दोनों धनात्मक होंगे तो डेल z का मान अलग आएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो डेल z का मान अलग आएगा। तो हमें इन चिन्हों के साथ में काम करना पड़ेगा, पर यह जरूर है कि अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, तो डेल a प्लस डेल b के बराबर होगी। इससे ज्यादा त्रुटि संभव नहीं है। यदि दोनों धनात्मक हुए या दोनों ऋणात्मक हुए तो डेल z का मान क्या होगा, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये अधिक संभावित त्रुटि हुई योग संक्रियाओं में। तो कह सकते हैं कि जब हम योग करते हैं तो निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ जाती हैं। देखो ये दोनों निरपेक्ष त्रुटियां हैं a और b की, इनको जोड़ दिया हमने, तो योग संक्रियाओं में निरपेक्ष त्रुटि जुड़ती है। अब आइए अपन अंतर की बात कर लेते हैं। तो अंतर यानी कि घटाव, घटाव संक्रिया करना है हमें। वही बात हमारी कि a और b दो भौतिक राशियां हैं, इनके मापित मान a1 और b1 है, जहां a1 बराबर a प्लस माइनस डेल a तथा b1 बराबर b प्लस माइनस डेल b है। डेल a तथा डेल b मापन में त्रुटियां हैं। अंतर करने पर जब अंतर करेंगे तो z बराबर हो जाएगा a माइनस b, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा। हमें करना ये है, होगा क्या, z1 बराबर a1 माइनस b1। अब आप z1 a1 और b1 के मान इस समीकरण में रखो तो हमें ये वाली समीकरण प्राप्त होगी। ये देखो माइनस हो गया, इसको हल कर लें तो बराबर a की जगह a आ जाएगा, इस माइनस से गुणा कर दें कोष्टक में तो ये माइनस b हो गया, ये प्लस माइनस डेल a आ गया और इस माइनस से गुणा होने के कारण ये माइनस प्लस डेल b हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर आ रहा है, ये प्लस माइनस है और ये माइनस प्लस है ना। अब यहाँ पर भी हम z को और a माइनस b को काट सकते हैं, तो ये काट दिया हमने, ये z से कट गया। अब क्या बचा,
डेल z बराबर प्लस माइनस डेल a और माइनस प्लस डेल b। तो ये त्रुटियां आ गई। तो जब अंतर करेंगे तो ये त्रुटि आएगी। अब देखिए कि अगर दोनों धनात्मक हुए तो क्या होगा, त्रुटि बढ़ जाएगी। दोनों ऋणात्मक हुए तो त्रुटि बढ़ जाएगी। पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हुआ तो त्रुटि कम हो जाएगी। पर अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, दोनों के जोड़ के बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, दोनों के अंदर त्रुटियां जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से अधिकतम त्रुटि जो है वो निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होगी। तो घटाव की संक्रिया में या अंतर की संक्रिया में जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ जाती हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं गुणे की संक्रिया पर, कि जब गुणा करेंगे तो क्या होगा। फिर से वही बात ले लें कि a और b दो भौतिक राशियां हैं जिनके मान मापे तो a1 और b1 प्राप्त हुए। a1 बराबर a प्लस माइनस डेल a और b1 बराबर प्लस माइनस डेल b है। ये इनमें त्रुटियां हैं। अब गुणा करना है अपने को, तो गुणा किया तो z बराबर क्या हो जाएगा, a गुणित b तथा z1 बराबर a1 गुणित b1। आना ये चाहिए और आ ये गया। अब इसमें कितनी त्रुटि है, तो z1 बराबर z प्लस माइनस डेल z के बराबर है। अतः अब अपन एक काम करते हैं कि z1 का मान ये वाला, a1 का मान ये वाला और b1 का मान ये इस समीकरण में लिख देते हैं। तो ये वाली जो समीकरण है इसमें तीनों मान रखे तो z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस माइनस डेल a गुणित b प्लस माइनस डेल b। गुणा कर दिया ये वाला। अब हम इसको कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो a का गुणा पहले इससे करेंगे, फिर डेल a का गुणा इससे करेंगे, तो आपस में गुणा करने पर चार टर्म्स बन जाएगी हमारे पास में, a गुणित b, ये गुणित b, फिर प्लस माइनस ये वाला प्लस माइनस आ जाएगा। तो a गुणित डेल b, ये डेल b से गुणा कर दिया। फिर b का गुणा डेल a से हुआ तो b गुणित डेल a, और डेल a का गुणा डेल b से हुआ तो डेल a गुणित डेल b। अब देखिए कि त्रुटियां जो होती हैं वो वैसे बहुत सूक्ष्म होती हैं, और सूक्ष्म राशियों का गुणा और भी सूक्ष्म हो जाता है। तो अपन डेल a और डेल b को तो नगण्य मान सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, और ये z जो है वो ab से कट जाएगा क्योंकि z ab के बराबर है। ठीक, तो एक काम करते हैं कि अपन इस पूरी समीकरण को ab से भाग दे देते हैं। सीधे सीधे न काटते हुए हम क्या करते हैं कि इस समीकरण को ab से भाग दे देते हैं। तो z के नीचे ab आएगा तो इसको काट दिया, फिर डेल z के नीचे ab आ गया, फिर बराबर ab के नीचे ab आ गया, फिर डेल a इंटू डेल b बटे ab, तो a कट गया तो डेल b अपॉन b बचा, प्लस माइनस डेल a अपॉन a बचा। अब इन दोनों को काट दिया हमने और फिर 1 को भी काट दिया। तो अब आप देखिए कि हमें क्या मिलता है, डेल z अपॉन z बराबर डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। मतलब परिणाम जो है वो आपेक्षिक त्रुटि के रूप में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिणाम क्या आ रहा है, आपेक्षिक त्रुटि को प्रकट कर रहा है। निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, ये आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। तो a में आपेक्षिक त्रुटि इतनी है, b में आपेक्षिक त्रुटि इतनी है, तो परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि आएगी। अर्थात गुणा संक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, गुणा संक्रिया में जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। अब यदि दोनों धनात्मक हुए तो जुड़ जाएंगी, दोनों ऋणात्मक हुए तो फिर जुड़ जाएंगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि कितनी होगी, डेल z अपॉन z बराबर डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। तो गुणा संक्रियाओं के अंदर आपेक्षिक त्रुटियों का योग होता है। अब बात करते हैं अपन भाग संक्रिया के ऊपर कि जब भाग देंगे तो क्या होगा। तो ये वाली बात तो हम हमेशा से करते रहे हैं। तो भाग देने पर z बराबर a बटे b, और हमारा जो प्रेक्षण है, जो मापित मान है वो a1 b1 है, तो z1 बराबर a1 बटे b1 आ जाएगा। यहाँ पर z1 क्या है, z प्लस माइनस डेल z है। तो अतः अब आप z1 का मान, a1 का मान और b1 का मान इस समीकरण में रख दो। तो इस समीकरण में तीनों मान रखने पर क्या आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस माइनस डेल a बटे b प्लस माइनस डेल b। इस पूरी समीकरण को a बटे b से भाग दे दिया, तो ये z बटे a बटे b, डेल z बटे a बटे b बराबर 1 बटा a बटे b भाग दिया। यहाँ से a कॉमन लिया, यहाँ से b कॉमन लिया, तो a बटा b ऊपर आ गया। और यहाँ क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और नीचे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। अब आप देखिए कि ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, है ना, और z अपॉन a भी कट जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, तो ये भी कट जाएंगे। तो 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z यहाँ पर बचा। इसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और इसको हमने क्या किया कि उलट गुणित कर दिया। उलट गुणित कर दिया तो घात हो गई -1। ध्यान देंगे,
इसके नीचे ये था, अब इसको उलट गुणित किया, उलट गुणित करने पर क्या हुआ, ऊपर गया तो घात हो गई -1। अब इसको हल करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आप गणित के अंदर एक द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे, उस द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक की जगह एक है, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस है, डेल जेड अपॉन जेड की जगह डेल जेड अपॉन जेड है, बराबर के नीचे बराबर है, एक है, प्लस माइनस है, डेल ए अपॉन ए है, डेल ए अपॉन ए है, एक की जगह एक है, यहाँ क्या है प्लस माइनस है, और यहाँ क्या लिख दिया अपन ने माइनस प्लस। वो क्यों लिखा, क्योंकि इसको हम एक्सपांशन करते हैं, इसका विस्तार करते हैं और उच्च घातों को छोड़ देते हैं, तो केवल एक पद हमने काम में ले लिया है, ये वाला। तो आपको ये याद रखना है, चूंकि अपन अभी गणित पर बात नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आया, पर अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये पद, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अंतर क्या आ गया, ये प्लस माइनस है और ये माइनस प्लस है, तो इस प्रकार से। तो आइए आगे अपन अगली स्लाइड खोल लेते हैं और अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। इसको हल कर ले दोनों कोष्टकों को, फिर एक को भी काट दे। अब ये डेल ए अपॉन डेल ए इंटू डेल बी अपॉन ए बी ये नगण्य मानने योग्य है, जैसे अपन ने गुणे में भी माना था ना, यहाँ पर भी हम इसको नगण्य मान लेते हैं, तो ये नगण्य मान लिया हमने। तो डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, ये आ गया। ये काय में आ गया, ये जब हम भाग करेंगे तो त्रुटियां इस प्रकार से आएंगी। अब यदि ये प्लस हो और ये भी प्लस हो तो जुड़ जाएगा, ये माइनस हो और ये भी माइनस हो तो भी जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग संक्रिया में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, आपेक्षिक त्रुटि के बराबर होगी डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो भाग संक्रिया में भी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ जाती हैं। अब अपन बात कर लेते हैं त्रुटियों के संयोजन में घात संक्रिया के ऊपर। तो यदि घात संक्रिया है तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर कि माना कि a एक भौतिक राशि है और z बराबर a की घात n, ये ज्ञात करना है। हमने मापा तो मापने के बाद में मान आ गया a1, तो a1 बराबर क्या होगा, अगर इसको अपन यहाँ देखें तो z1 प्राप्त हो जाएगा, z1 बराबर a1 की घात n। यहाँ z1 और z का क्या संबंध है, तो z1 बराबर z प्लस माइनस डेल z, और a1 और a का संबंध क्या है, a1 बराबर a प्लस माइनस डेल a, यानी कि प्रेक्षण के अंदर डेल a त्रुटि है और परिणाम में डेल z त्रुटि है। तब आप a1 और z1 के मान इसमें रख दो, तो z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस माइनस डेल a की घात n। z को कॉमन ले लें और यहाँ a की घात n कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z बराबर 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a की घात n। अब इसको अपन वही द्विपद प्रमेय से खोल लेंगे और उच्च घातों को नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस n डेल a अपॉन a। देखिएगा ये एक कट जाएगा, ये एक कट जाएगा, तो डेल z अपॉन z बचा बराबर और n डेल a अपॉन a बचा। तो घात संक्रिया के अंदर जो त्रुटि होगी वो इस प्रकार से होगी, यानी कि आपेक्षिक त्रुटि का n गुना त्रुटि प्राप्त होगी। तो ये घात संक्रिया के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। आइए अब अपन बात कर लेते हैं सार्थक अंक पर। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जितने अंक उपयोग में लाए जाते हैं वे सार्थक अंक कहलाते हैं। जो मापन करते हैं ना अपन, तो उसको प्रकट करते हैं तो वो कितना यथार्थ है, जितना वास्तविक मान के निकट होगा उसकी यथार्थता उतनी ज्यादा होगी। तो इसको अपन अंकों में व्यक्त करते हैं तो वो सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी विश्वसनीय अंक तथा प्रथम अविश्वसनीय अंक को मापन के सार्थक अंक माना जाता है। विश्वसनीय अंक जिनके बारे में हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि इसमें तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता, तो वो विश्वसनीय अंक कहलाते हैं। और जो अंतिम अंक होता है मापन का वो अविश्वसनीय अंक कहलाता है। तो अविश्वसनीय अंक को भी मिला लें तो इन दोनों से मिलकर जो है वो क्या बनता है, सार्थक अंक बनता है। जैसे 1.68 में 1 तथा 6 विश्वसनीय अंक है कि भाई ये तो अपन क्लियर है कि 1.6 तो बिल्कुल सही है। अब ये जो 8 आ रहा है ये प्रथम अविश्वसनीय अंक कहलाएगा। कारण ये कि अगर अपन ने बहुत सूक्ष्म यंत्र से माप लिया तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाए, 7 की जगह 8 की जगह 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, क्योंकि हमने इतनी बारीकी से नहीं नापा है इसको, इसलिए इसको अविश्वसनीय कहा है। परंतु सार्थकता में इसको भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुल कितने अंक हैं, 1, 2 और 3।
तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, कुछ नियम बना रखे हैं जिससे हम सार्थक अंक ज्ञात करते हैं। जैसे सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, शून्य को छोड़ दो, है ना। गिनती के अंदर 1 से लेके 9 तक के जितने अंक हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 378 में कुल सार्थक अंक कितने हैं? 3 है, क्योंकि सभी शून्य को छोड़कर है। दूसरा नियम कहता है कि 2 अशून्य संख्याओं के मध्य के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब जैसे 3, 7, 0, 0, 8, हमने 5 अंकों की एक संख्या लिखी। अभी तो हमने कहा था कि यहाँ शून्य नहीं है इसलिए 3 सार्थक है। अब ये शून्य अगर बीच में आ रहे हैं तो ये भी सार्थक है। 2 अशून्य अंक, देखो 7 और 8 दोनों अशून्य है, इनके बीच में आने वाले शून्य जो है वो क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इसमें कुल सार्थक अंक कितने हो गए? 5। तीसरा नियम है कि प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। 0, 0.378 ये 2 तो शून्य हो गए और ये प्रथम अशून्य हो गया। तो प्रथम अशून्य के बाईं ओर के जो अंक हैं पहले वाले, ये सार्थक नहीं माने जाएंगे। तो अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं? कुल 3 ही है ये वाले, इनको सार्थक नहीं माना जाएगा। चौथा नियम, दशमलव वाली संख्या के शून्य के दाईं ओर पाए जाने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। अगर अपन लिखें कि 37.800, तो यहां देखिए कि 37.8 या 37.800 लिखें तो बात तो एक ही है, पर इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए। तो जितने भी दशमलव अगर लगा रखा है तो उस अशून्य के दाईं ओर जितने भी आएंगे वो सब सार्थक गिने जाएंगे। पर यदि दशमलव नहीं है तो दाईं ओर पाए जाने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे। अब इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ देखो 37800, यहाँ पर भी 37800, पर यहाँ पर सार्थक अंक है 5। क्यों? क्योंकि दशमलव है। यहाँ दशमलव नहीं है तो सार्थक अंक कुल 3 ही कहलाएंगे। तो ये 3, 7 और 8 ये 3 अशून्य अंक हैं, ये सार्थक कहलाएंगे। तो इसमें 3 सार्थक अंक हो गए। छठा नियम है कि सार्थक अंकों को 10 की घात में व्यक्त किया जाता है, तो 10 की घातों के अंक सार्थक नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3.78 गुणित 10 की घात 4। अब ये 10 की घात 4 लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये सार्थक अंक तो कुल 3 ही कहलाएंगे। मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 378 सेंटीमीटर लंबाई है तो उसको अपन व्यक्त कर सकते हैं 3.78 मीटर। तो इसमें कुल सार्थक अंक कितने हो गए? 3। चाहे सेंटीमीटर में प्रकट करो चाहे मीटर में प्रकट करो। और दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 3.78 है और एक मापन है 37.8, इन दोनों के अंदर सार्थक अंक 3 है। तो इस प्रकार से हम इस सार्थक अंकों की जानकारी ले सकते हैं। अब आ जाइए कि अनिश्चित अंक का पूर्णांकन। कभी कभी ऐसा होता है अपन राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ मतलब अनिश्चित आखिरी जो अंक है उसको पूर्णांकन कर देते हैं, यानी कि उसको अपन कभी छोड़ देते हैं, कभी एक अंक आगे का बढ़ा देते हैं। तो इसका क्या नियम है, अपन इसको देख लेते हैं। तो यदि उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। यहां देखिएगा, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। 7.566, इसमें ये जो आखिरी अंक है ये वाला, इस पर ध्यान देना आप। इसको 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है अपने को, इसको राउंड ऑफ करना है और खाली 3 अंकों में लिखना है। ये कुल कितने 4 अंक है, 3 अंकों में लिखना है। तो अगर ये वाला अंक आखिरी वाला 5 से बड़ा है तो इसका पूर्ववर्ती अंक कौन सा है? ये वाला, इसको 1 से बढ़ा दो। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इस 6 को हमने क्या लिखना है 7, तो हम लिख सकते हैं 7.57। तो यदि आखिरी अंक 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाला अंक 1 बढ़ा दो, तो इस प्रकार से पूर्णांकन हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। यदि उपेक्षणीय अंक 5 से कम है, अब यदि ये वाला अंक जो है लास्ट वाला वो 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रखा जाता है। इसका भी उदाहरण देखें कि 7.564, अब पहले था 6, 5 से बड़ा था, अब है 4, 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसको छोड़ देंगे और इसको अपरिवर्तित रखेंगे। तो इसको 3 अंकों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 7.56, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 4 5 से छोटा है।
अब थोड़ी देर के लिए मानो कि ये 5 ही है तो क्या होगा, तो फिर दो बातें होती है कि पूर्ववर्ती अंक को देखना पड़ता है। तो पूर्ववर्ती अंक यदि सम है तो अपरिवर्तित रहेगा, और यदि विषम है तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। इसको भी उदाहरण से समझ लें कि जैसे 7.565, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4। अपने को ये 5 को राउंड ऑफ करना है, तो इसका पूर्ववर्ती अंक क्या है, सम है, तो सम है तो इस 5 को छोड़ दो, तो हमारी संख्या हो जाएगी 7.56, 7.56। और यदि अपन विषम की बात करें, पूर्ववर्ती अंक विषम है, जैसे 7.575, अब आखिरी अंक है 5, उसका पूर्ववर्ती अंक है 7, 7 विषम है, तो हम क्या करेंगे कि इस 5 को हटाने से पहले इस 7 को 1 बढ़ा देंगे, तो ये 7 की जगह हो जाएगा 8। ये देखिए 7 की जगह 8 हो गया, तो 7.58 ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये अपना भाग 4 हो गया। थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मैटर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरा देखेंगे और साथ में इसको 1 से अधिक बार देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो बातें आई हैं वो नई प्रकृति की हैं, और यदि वो एक बार आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।